नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लियोफाइल के डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। आज हम सॉल्यूशन करने वाले मॉक टेस्ट 33 का। आइए देखते हैं। डोनी पोला एक धर्म परंपरा है जिसका पालन निम्नलिखित में से किस राज्य आदिवासियों द्वारा किया जाता है। देखिए बच्चों, डोनी पोला एक धर्म परंपरा है जिसका पालन राज्य में कुछ आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। ये कैसी परंपरा है, आप याद रखना, डोनियो पोलो। ठीक है, इसकी जो पालना की जाती है वो ट्राइबल लोगों के द्वारा की जाती है। किन लोगों के द्वारा? ट्राइबल यानी कि आदिवासी लोगों के द्वारा ये की जाती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, आदिवासी लोगों के द्वारा की जाती है। अब कहां पे है बच्चों, ये आप ध्यान रखना। तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। बात समझ में आई कि नहीं? इतनी सी बात अपने को यहां से याद रखनी है। आंध्र प्रदेश, ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। बात समझ में आई कि नहीं है? यानी ईस्टर्न स्टेट है। कैसा है? ईस्टर्न स्टेट। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे ईस्टर्न स्टेट कौन सा है, तो वो है ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सनराइज जो होता है, सनराइज यानी कि सूर्य उदय कहाँ होता है सबसे पहले, तो वो होता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये बात ध्यान रखिएगा। और भारत में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, भारत में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कहां से प्रवेश करती है, तो वो प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से ही प्रवेश करती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो अरुणाचल प्रदेश हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों, ये बात ध्यान रखना। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सारी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है कि डोनी पोला जो होता है एक आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला, वो मनाया जाने वाला एक उत्सव होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के मैदानी क्षेत्रों का एक गांव प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आता है। इसकी जनसंख्या देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दो तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे दिया गया है आपको मैदानी क्षेत्र यानी कि प्लेन एरिया, प्लेन एरिया यानी कि मैदानी क्षेत्र। अगर यहाँ पे होता हिली एरिया यानी कि पहाड़ी क्षेत्र, तब क्या आंसर करते? दोनों तरीके आपको यहाँ से याद रखने हैं। एक तो पूछा जाता है आपके मैदानी क्षेत्रों से संबंधित, और दूसरा पूछा जाता है हिली एरियाज यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों से रिलेटेड। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने। भाई हिली एरियाज में कितने पॉपुलेशन होगी और प्लेन एरिया में कितनी होगी, तो आप याद रखिएगा प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अगर प्लेन एरिया की बात की जाए तो 500 लोगों से अधिक होना चाहिए। कितने लोगों से अधिक होने चाहिए? 500। अगर क्वेश्चन यहां से ये पूछ लिया जाए कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी बताइए, तो पहाड़ी क्षेत्रों में 250 यानी 250% से ज्यादा लोग होने चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमसे जो पूछा गया है मैदानी क्षेत्रों का पूछा गया है, और मैदानी क्षेत्रों का आंसर क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या कितनों से अधिक होनी चाहिए, तो 250 लोग यानी कि 250 लोगों से अधिक होनी चाहिए। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? अपना आंसर क्या हो गया? ये हो गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ग्लूकोज जैसे ऊर्जा अणुओं के टूटने में शामिल है? बच्चों देखो, विटामिन ग्लूकोज जैसे ऊर्जा अणुओं में टूटने में शामिल होता है। विटामिन्स की जब बात की जाती है तो विटामिन्स क्या अलग अलग टाइप की रहती हैं। विटामिन कौन कौन सी रहती है? अलग अलग टाइप की रहती है, जैसे ए बी सी डी करके क्या रहती है, अलग अलग विटामिन्स होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा ए, ये अलग है, मैंने फिर कहा बी सी और डी और ई और के, ऐसे करके विटामिन्स हैं। मैं हमको इनके साइंटिफिक नेम और बता देता हूँ। ठीक है, एक मैं यहाँ से ट्रिक बता रहा हूँ, रथ एक टीवी। तो आप यहाँ से ट्रिक जरूर याद रखना, रथ एक टीवी। यहां से सारे के सारे आपको साइंटिफिक नेम याद हो जाएंगे। और रैंडमली एग्जाम में लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे, रेलवे के एग्जाम में पूछे गए ये सारी चीजें। खासकर रेलवे के एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, सीजीएल एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, रथ से याद रखोगे आप, रा से रेटिनॉल, क्या याद रखोगे? रेटिनॉल। थे से क्या याद रखोगे? थाइमिन। बिल्कुल ये पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, सारे एग्जाम में यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन, फर्स्ट ए, विटामिन ए नेम इज रेटिनॉल, विटामिन बी इज नेम इज थाइमिन। ठीक है, सी का नाम क्या रहता है? एस्कॉर्बिक। क्या नाम रहता है? एस्कॉर्बिक नाम रहता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना।
ठीक है। डी का क्या रहता है, कैल्सीफेरोल। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। टी का ई का क्या, टेकोफेरॉल, यहाँ से आपको याद रखना है। और सारी की सारी चीजें यहाँ पे एग्जाम में आ रही हैं। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, ग्लूकोज कैसे ऊर्जा अणुओं के टूटने में शामिल है, तो किस विटामिन के है, वो है विटामिन बी के। विटामिन बी के कई सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, B1 B2 B7 और B12 आज के टाइम पे बहुत ज्यादा एक दिक्कत बना हुआ है कि ह्यूमंस की बॉडी से लगातार कम हो रहा है, क्योंकि हम उस तरीके के खाना या भोजन नहीं करते हैं जिससे कि B12 की कमी को पूरा किया जा सके, ठीक है। तो बी कॉम्प्लेक्स की बहुत कमी होती है, ध्यान रखना। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहां से बी हो जाएगा, ठीक है, विटामिन बी। एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक ने बनवाया था, एहोल शिलालेख, ठीक है। एहोल शिलालेख में क्या याद रखना है अपने को, एहोल शिलालेख, तो इतना याद रखना पहली बात तो यहां से एहोल शिलालेख के बारे में कि ये जैनियों से रिलेटेड है। किन से रिलेटेड है, ये जैनियों से रिलेटेड है, जैनियों से संबंधित है। इतनी सी बात समझ में आई, जैनियों से संबंधित। अब ये पूछा जा रहा है कि भाई ये बनवाया किसने था, तो एहोल शिलालेख को बनवाया था पुलकेशिन द्वितीय ने, पुलकेशिन द्वितीय ने। अब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ ले जाए, सर बनवाया कब था, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलकेशिन द्वितीय याद रखना, फर्स्ट मत कर दीजिएगा। तो ये बना था 7वीं शताब्दी में। कब बना था, 7वीं सेंचुरी में, यानी कि 7वीं शताब्दी में ये बनाया जाता है। 7th सेंचुरी में इसका निर्माण होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कई लोग अशोक कर देते हैं, बट नहीं, अशोक अलग डायनेस्टी से बिलोंग करता है, मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और काफी टाइम पहले है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि कलिंग युद्ध के बारे में बताइए, तब वहां अशोक का संबंध आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो एहोल शिलालेख का संबंध किससे है, पुलकेशिन द्वितीय से है। किससे है, पुलकेशिन द्वितीय से है, ये बात ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन गोबर गैस का घटक नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे गोबर गैस से रिलेटेड। गोबर गैस में एक बात ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है। क्या आता है, मैं कंटेंट की बात कर रहा हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है। और कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैं आपसे पूछता हूं, इधर आओ, घटक नहीं है, तो मैं ये बोल रहा हूं घटक नहीं में पूछा गया, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। नहीं है, मीथेन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो कौन सा नहीं है हमारा आंसर, प्रोपेन नहीं है। ये आंसर कौन सा है, प्रोपेन। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रोपेन जो होता है गोबर गैस में नहीं पाया जाता है। आप इस पे स्टार बना लीजिए, इस क्वेश्चन पे आप लोग, इस क्वेश्चन पे क्या बनाना है अपने को, स्टार बना लेना है एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, जामा मस्जिद, ठीक है। जामा मस्जिद जो मॉस्क्यू है, जामा मस्जिद यानी कि जामा मॉस्क्यू, इसके निर्माण से रिलेटेड हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन, जामा मॉस्क्यू। बच्चों देखो, अलग अलग डायनेस्टीज ने अलग अलग अपने अकॉर्डिंग आर्किटेक्चर का निर्माण करवाया। राजस्थान के राजाओं ने अपने अकॉर्डिंग करवाया, साउथ इंडिया वालों ने अपने अकॉर्डिंग करवाया, उन्होंने अपने परिवार की छवि को छोड़ने का प्रयास किया, ठीक है। जैसे ही जामा मस्जिद की बात करते हैं तो इंडो इस्लामिक शैली हमें देखने को मिलती है इसमें, इंडो इस्लामिक शैली हमें इसमें देखने को मिलती है। और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका निर्माण, तो इसका निर्माण होता है 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में निर्माण होता है इसका, ठीक है। अपन बिलिंगुअल चल रहे हैं दोनों चीजों के अंदर, तो 16th सेंचुरी में इसका निर्माण हुआ था। अब इंपॉर्टेंट बात है कि सर निर्माण किसने करवाया था, तो मुगल राजा शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। किसने निर्माण करवाया था, मुगल बादशाह, याद रखिएगा मेरे साथ आप, मुगल बादशाह शाहजहां ने निर्माण करवाया था, शाहजहां ने निर्माण करवाया था। यह बात इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। और शाहजहां के ये पीरियड को क्या कहा जाता है, गोल्डन ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है, गोल्डन ऑफ आर्किटेक्चर। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगलिया सल्तनत की बात कर रहे हैं, मुगल सल्तनत में सबसे बढ़िया आर्किटेक्चर और सबसे ज्यादा आर्किटेक्ट पे काम करने वाला राजा कौन था, मतलब कि बादशाह कौन था, वो था शाहजहां। सबसे ज्यादा इसने निर्माण करवाए थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो आप याद रखिएगा ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था, ये बात ध्यान रखना। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, ताजमहल किस नदी के किनारे बना हुआ है और किस शहर में है, तो ये नदी है यमुना नदी। ताजमहल किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। और कहां पे बना हुआ है,
आगरा। ये बात यहां से ध्यान रखना। तो आप याद रखने वाली बात क्या है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, मुगल बादशाह होता है शाहजहां। शाहजहां के पापा का नाम क्या था? तो जहांगीर। जहांगीर से पहले राजा कौन था? जलाल, यानी कि जिसका नाम क्या है? अकबर। अकबर से पहले बादशाह कौन बनता है? हुमायूं। और हुमायूं से जो मुगल सल्तनत की जो व्यक्ति नींव रखता है उनका नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम है बाबर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना कि मुगलिया सल्तनत में बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब, और उसके पश्चात कंटिन्यूसली मुगल साम्राज्य डिक्लाइन हो जाता है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, मुगलिया एम्पायर यानी कि औरंगजेब की जो डेथ होती है वो 1707 में होती है। 1707 में डेथ होने के पश्चात कंटिन्यूसली इसका क्या होता है? मुगलिया सल्तनत का पतन हो जाता है, और 1857 में हम देखते हैं अंग्रेज पूरी तरीके से कब्जा कर लेते हैं। बेशेमर प्रक्रिया का एक उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? बेशेमर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया है बच्चों। अगर आपने स्टील बिजनेस को कभी देखा है तो स्टील बिजनेसेस में इस चीज का यूज किया जाता है, बेशेमर। ठीक है, बेशेमर जो प्रोसेस होती है इसका यूज किया जाता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में। ठीक है, या आयरन से रिलेटेड जो होती है लोहे की फैक्ट्रियों में आपने बेशेमर टेक्निक का यूज करते हुए देखा होगा। ठीक है, बेशेमर प्रोसेस का यूज स्टील मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। ये बात समझ में आई? तो आंसर क्या हो गया? इस्पात हो गया। ठीक है ना। प्रकाश के लिए निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा गलत बताना है भैया? ठीक है, प्रकाश जैसे अभी लाइट अपने स्टूडियो में, क्लासरूम में स्टूडियो अभी है, यहाँ पे लाइट है, तो अब लाइट में ये पूछा जा रहा है कि लाइट से रिलेटेड कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट सही नहीं पूछा है। क्वेश्चन देखो कभी कभी क्या होता है, हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया इनकरेक्ट, गलत पूछा गया। अब बाकी इसका मतलब गलत पूछा गया तो 3 तो सही होंगे ना। अभी आओ, यह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है, यह निर्वात में गुजर सकता है, और यह निर्वात में गुजर नहीं सकता। अब देखो आप, क्या वैक्यूम में लाइट जा सकती है? क्या जा सकती है? इसने बोला नहीं जा सकती, तो इनकरेक्ट तो यही होगा, हमसे गलत पूछ रहा है। ये बात ध्यान रखना, इसमें से 3 कथन सही है, 1 गलत है। वो कथन जो स्टेटमेंट है वो कौन सा? जैसे रीजनिंग में क्वेश्चन आते थे पहले, या आप देखो पीसीएस जो एग्जाम हो रहे हैं ना, उस तरीके से हमारे एग्जाम डिजाइन किए गए हैं। आप सीजीएल का प्री देख लीजिए, 24 का देख लीजिए, 25 का मींस देख लीजिए। 24 और 25 दोनों के प्री और मींस को बनाते हैं तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत अच्छे स्तर के पूछे गए हैं। और जब तक आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे ना, तब तक क्वेश्चन आपको आएगा ही नहीं। पहले क्या होता था, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, अपन क्या करते थे, पीवाईक्यू सॉल्व किया और आंसर आ जाता था। लेकिन अभी हमें चारों ऑप्शन सेम लग रहे होते हैं, फिर ऑप्शन को उनमें से एलिमिनेट करना होता है। पीसीएस लेवल के एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जाम में अब लगातार पूछे गए। पिछले 2 इयर्स का अपन क्वेश्चन अडॉप्ट जब करते हैं तो चीजें हमारे समझ में आती हैं कि हाँ भाई 2024 में सेम पैटर्न था, 2025 में भी जीके का सेम पैटर्न था। उसी पैटर्न को माइंड में रखते हुए ये चीजें डिजाइन की जाती हैं आप लोगों के लिए। तो ये बात ध्यान रखना, ऑप्शन को गलत मत पढ़ लेना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? देखो खिलाफत आंदोलन क्या है, पहले तो ये समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, खिलाफत आंदोलन क्या था, ये कब प्रारंभ हुआ था, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि खिलाफत क्या है। खिलाफत मूवमेंट, देखिए खिलाफत मूवमेंट क्या है वो समझने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने या अंग्रेजों ने, हुआ क्या था बच्चों, ध्यान रखना, एक सिनेरियो में बता रहा हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों ने जो मुस्लिमों के जो धर्मगुरु होते हैं, मुस्लिम धर्मगुरु खलीफा, मुस्लिमों के धर्मगुरु, एक सेकंड, मुस्लिमों के धर्मगुरु, ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों ने क्या किया कि मुस्लिमों के जो धर्मगुरु थे जिनको बोलते हैं हम खलीफा, उनका क्या किया, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया उन पर, या कोई ऐसा कमेंट कर दिया जिससे क्या आहत हो गए। मुस्लिम जो इंडियन मुस्लिम्स होते हैं, अन्य कंट्री के जो मुस्लिम होते हैं, उनकी भावनाएं आहत होती हैं। इसी वजह से खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया जाता है अली बंधुओं के द्वारा। किन के द्वारा किया जाता है? अली बंधुओं के द्वारा ये क्या किया जाता है, ये प्रारंभ किया जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। एक्चुअली इसमें ये हुआ क्या था, बाद में जाके क्या हुआ, ये खलीफा पद ही समाप्त कर दिया। तो जो ये खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसका ना तो सिर था ना पैर था। ये बात ध्यान रखना, ऐसा कौन सा आंदोलन था ना तो जिसका पैर था
ना सिर था। ठीक है, तो वो था खिलाफत आंदोलन। ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होता है, प्रारंभ हो चुका है, लेकिन खत्म कब होता है, जैसे इसके कंपैरिजन में या इसके पैरेलल जो चल रहा होता है वो होता है असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी चलाते हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद 1922 में, लेकिन इसको कभी वापस ही नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि खलीफा का जो पद था वो कंप्लीटली समाप्त कर दिया गया। तो ये प्रारंभ किसने किया? अली बंधुओं ने किया। कब हुआ प्रारंभ? कब हुआ था? 20वीं शताब्दी में हुआ था। इसके पैरेलल कौन सा खिलाफत आंदोलन के पैरेलल कौन सा आंदोलन था, कौन सा मूवमेंट था? वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा प्रारंभ कर दिया जाता है और 1922 में चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद उसको रिटर्न ले लिया जाता है। ये बात ध्यान रखना। और खिलाफत आंदोलन को कभी भी वापस नहीं लिया जाता, बल्कि वो कमजोर पड़ जाता है। कारण उसके पीछे कि खलीफा जो पद था वो समाप्त कर दिया गया था। ये बात ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये क्वेश्चंस आए ना, आपको मैं लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन बहुत तरीके से हमारे एग्जाम पिछले कुछ एग्जाम आए। देखो, आप पॉलिटी ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, ज्योग्राफी, खासकर साइंस। ठीक है, अब उनमें स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन इतने बेहतरीन तरीके से पूछे गए, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आप डेफिनेटली गलत करने वाले हो। जैसे इस क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करते हैं। और हाँ, एक और तरीका होता है इनको करने का, अगर अपन को दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं ना, या दो ऑप्शन ढंग से आते हैं, तो बाकी के जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे रीजनिंग में या मैथ में ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन करते हैं, तो हम जीके में भी ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। कैसे? सुनो, कॉलम ए कॉलम बी को देखो पहले। तो अब देखो कि हेक्सापोडा जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है। ठीक है, अपन समझने का, डेफनिया होता है, मच्छर होता है, लिपुलस होता है, जूलस होता है। तो हमें ये पता है कि हेक्सापोडा वो मच्छर होता है, तो फर्स्ट में क्या आएगा? सेकंड, वो बी आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, फर्स्ट में क्या आ जाएगा? आपका बी आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? ये क्लियर है? ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट में क्या कर दूंगा मैं? बी कर दूंगा। यहां से आप समझने का प्रयास करो। तो मैंने फर्स्ट में कर दिया बी। अब ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट में बी किस में? एक तो ए ऑप्शन में और एक डी ऑप्शन में। बाकी ए और बी और सी तो एलिमिनेट ही हो गए। पहले हमारे की संभावना थी, क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी कितनी थी? 25% हमारा सही होगा। अब सी और बी तो मैंने एलिमिनेट ही कर दिए ना। अब बचा कौन कौन सा? डी और ए। तो मतलब अब 50-50 यानी 50-50% हमारे सही होने की क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बन गई। तो देखो, ए बी और डी बी, ढंग से सुनो उनको, ए और डी में से एक आंसर होगा। चलो आगे और देखते हैं। क्रोस्टेशिया, ये क्रोस्टेशिया क्या होता है? डाल्मनिफिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? डायफनिया को बोलते हैं। अब देखो सेकंड में ए, देखो सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड में हमें क्या देखना है? ए देखना है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो अब ये देखो, सेकंड में सी आ रहा है, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट ही कर दिया। ये भी सी आ रहा है और इधर आ रहा है ए। तो अब बताओ, ए ऑप्शन एलिमिनेट हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारे पास बचा ही कौन सा है? डी। तो हमें आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कि भाई तीन ऑप्शन तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट ही हो गए। तो बचा क्या हमारे पास? डी आंसर बच गया। आगे अब चेक भी नहीं करोगे तभी भी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या है कि नॉलेज और कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, समझने का प्रयास करेंगे। ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है, स्टार बना लो इस क्वेश्चन पे तो आप एक बार। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग सरकारों ने अलग अलग प्लान रेडी किए हैं बच्चों। जैसे रोड को लेके प्लान बनाया जाता है, रेलवे लाइंस को लेके प्लान बनाया जाता है। तो ऐसे करके हर एक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से प्लान रेडी करती है। उनमें से ये पूछा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए कौन सी चीजें हमने अपनानी है। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए क्या चीज हमें अच्छे से अपन कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। इनमें से कौन सी सही बात है ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। IIPDF की स्थापना 2017 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, पहली बात सही है। IIPDF के लिए धन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, नहीं, ये थोड़ा सा है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, इंडिया पर्टिकुलरली नहीं करता है। यह योजना आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत अधिसूचित है, नहीं, ये दोनों रॉन्ग है भाई। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें? ओनली ए हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे इसको अपन क्या कर देंगे? बी आंसर कर देंगे, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देना, आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? अब इसमें से पूछा जा रहा है कि बाकी देखो, तीन तो होंगी, एक नहीं होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पॉलिटी में बहुत तरीके से पूछे गए, पिछले एग्जामों में लगातार पूछे गए कि कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। देखिए, निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो है कौन सा? चुनाव आयोग तो बिल्कुल है, इलेक्शन कमीशन है, संघ लोक सेवा आयोग भी है और वित्त आयोग भी है, तीनों के तीनों है। नीति आयोग नहीं है, नीति आयोग नहीं है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना।
नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना हुई थी बच्चों 1 जनवरी 2015 को, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही से मेल नहीं खाता है? आप समझ रहे हो इस क्वेश्चंस के लेवल, अगर आपने सपोज करो अफ्रीका को ढंग से रीड नहीं किया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी को ढंग से नहीं पढ़ा है, तो आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग होने वाला है। कैसे? सुनो, वेनिन क्या पश्चिमी अफ्रीका में? बिल्कुल सही बात है। बोत्सवाना कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। युगांडा पूर्वी अफ्रीका में। टोगो मध्य अफ्रीका में नहीं है, बस यही गड़बड़ कर दी इसने, टोगो यहाँ पे नहीं है ये, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन निम्नलिखित में भारित करता है। जो उच्च न्यायालय होते हैं, देखो उच्च न्यायालय, हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट की जो जज की सैलरी होती है बच्चों, हाई कोर्ट की जो जज की सैलरी होती है वो कहां से दी जाती है? क्या इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी सैलरी कहां से दी जाती है? भाई किस फंड से दी जाती है? इनके लिए क्या होता है, अलग अलग जगह, जैसे स्टेट गवर्नमेंट रही या सेंट्रल गवर्नमेंट रही, तो सैलरीज देने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग फंड रखता है। तो उसी तरीके से हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, अपने अपने क्या बना के रखते हैं, फंड बना के रखते हैं। तो हमसे पूछा गया हाई कोर्ट की सैलरी दी जाएगी वो कहां से दी जाएगी, वो हम जानने का प्रयास करते हैं। देखो पहली बात तो मैं कर देता हूं क्लियर यहां से, हाई कोर्ट की सैलरी देता है स्टेट, राज्य सरकार देती है, सेंटर का कोई लेना देना इससे नहीं होता। तो ये ऑप्शन दोनों एलिमिनेट हुए कि नहीं हुए? अब क्या बता, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ये बात ध्यान रखना, राज्य का सांकेतिक कोष, ये बात समझ में आई, ठीक है। अगर यहां से पूछा जाता सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी बताइए कहां से दी जाएगी, तो वो दी जाएगी अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया, ये बात ध्यान रखना, उसमें ए आंसर आ जाता, उसमें ए आंसर आता। लेकिन हमसे कौन सा पूछा गया है, हाई कोर्ट का पूछा गया, तो हाई कोर्ट में कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन होगा। तो मैं सारे के सारे ऑप्शन आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन रिवर्स करके आपसे पूछ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला किस देश में है? अराकाना, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि माउंट एवरेस्ट कहां पर है, आपसे पूछा जाएगा भैया ये बता दो हमें कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है, अपन को ऐसा लगता है कि भारत देश में ही है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची जो पीक है माउंट एवरेस्ट, वो किस स्टेट में अवेलेबल है? तो माउंट एवरेस्ट स्टेट की बात नहीं, हमारे देश में नहीं है, कंट्री की बात की जाए तो नेपाल में है। किस कंट्री में है ये? नेपाल में है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ऐसे ही कहीं कि हमसे पूछा गया कि अरकाना योमा पर्वत कहाँ है, तो ये वर्मा के अंदर यानी कि म्यांमार में स्थित है। कहां पर है? ये है म्यांमार यानी कि बर्मा कंट्री में ये स्थित है, लोकेशन पूछी गई है हमसे। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र है? देखो चाइना में सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश से, लेकिन आप बोलोगे सर अभी तो इंडिया नंबर 1 आ चुका है। हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है इंडिया, लेकिन इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, क्योंकि हमारे देश में अभी सेंसस चल रहा है। 16वां जो सेंसस है वो प्रारंभ हुआ है कि 2021 में हमारे देश में जनगणना नहीं हुई थी। लास्ट जो जनगणना यानी लास्ट जो सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था। आपसे ये पूछा जाएगा कि 2011 में हमारे देश के गृह मंत्री कौन थे, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंदर ही सेंसस आता, तो गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, ये बात ध्यान रखना। पी चिदम्बरम ने लास्ट टाइम पर भारत में क्या करवाया था, सेंसस करवाया था। अब हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, तो 2021 में होनी थी, 2021 में नहीं हुई। 2021 में ना होने के पीछे जो गवर्नमेंट ने कारण दिया, देखो इंटरनल कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में अगर कारण आता है तो हम उसके पीछे कारण देंगे कोरोना पैंडेमिक यानी कोरोना महामारी। अगर आपसे यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि कोरोना महामारी को मतलब कोरोना को महामारी घोषित या डिक्लेयर करने वाला कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो किया था WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर किया कि कोरोना एक महामारी है। ऐसी ही महामारी 2020 से पहले हमने 100 साल पहले देखी थी 1920 और 19 में प्लेग के नाम से। भारत में एक बीमारी फैली थी 1918 और 19 में, जो सबसे ज्यादा डेथ हुई थी, लगभग ऐसा कहते हैं कि 80 लाख के समथिंग, 80 से 1 करोड़ के बीच में डेथ हुई थी 1919 में, जिसके कारण भारत में 1921 में जनसंख्या कम हुई थी। इसी वजह से बोला जाता है ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। 1921 को क्या बोला जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, यानी कि महान विभाजक वर्ष। महान विभाजक वर्ष क्यों बोला गया है, क्योंकि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी और सडनली कम हो जाती है। भारत में पहली बार सेंसस कब हुआ, 1872 में, अच्छे से याद होगा, मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, आपको क्लास में भी एक्सप्लेन किया है। भारत में पहली बार जो सेंसस होता है वो 1872 में, तो 1872 से लेकर 1911 तक भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। लेकिन जो नया सेंसस आया वो आया 1921 में, और 1921 में जनसंख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो इसको ही बोला हमने महान विभाजक वर्ष या ग्रेट डिवाइडिंग ईयर,
ये बात ध्यान रखने वाली बात है। कारण क्या था उसके पीछे? प्लेग महामारी का फैलना। ऐसे ही 2021 की कहानी आ जाती है। अगर 2021 में सेंसस कराया जाता तो क्या रिजल्ट आता वो अभी प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, बट कराया जाता शायद कम भी हो सकती थी और ज्यादा भी हो सकती थी। अभी जो जनगणना चल रही है हमारे देश में 2026 में प्रारंभ हो चुकी है और हमारे देश के जो गृह मंत्री वो है अमित शाह जी। अब इस जनगणना का कार्य किनके हाथ में है? वो है अमित शाह जी के हाथ में। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। तो लोकतंत्र, ऐसी कौन सा देश है जो सर्वाधिक आबादी है और लोकतंत्र भी है? चाइना में लोकतंत्र नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, लोकतंत्र नहीं है, वहां पे एक ही पार्टी चलती है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। तो वो ध्यान रखने वाली बात है। तो ऐसा कौन सा देश जो सर्वाधिक आबादी और लोकतंत्र दोनों ही है? वो है भारत। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा आबादी होने के साथ साथ सबसे बड़ा लोकतंत्र कंट्री भी है। तो सर अमेरिका में भी तो है, लेकिन अमेरिका की जनसंख्या है मात्र 35 से 40 करोड़ के बीच में है। लेकिन हमारे देश की जनसंख्या आज की मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 140 CR प्लस हम जा चुके हैं। ठीक है, हम और अमेरिका से कंपैरिजन करें तो लगभग 100 करोड़ ज्यादा है। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। आपको स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा भारत के किस शहर में मिलेगा? स्वामी विवेकानंद जी का नाम से एक हवाई अड्डा मौजूद है जो नए रायपुर में बनाया गया है। रायपुर कहां पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे बिजिएस्ट हवाई अड्डा कौन सा है, तो वो है दिल्ली हवाई अड्डा। और दिल्ली हवाई अड्डे का नाम क्या है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। आपसे ये पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहां है, तो ऐसे करके क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, तो हमें ये चीज भी याद रखनी है। तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहां पे है? रायपुर में। रायपुर किस राज्य की राजधानी है? तो रायपुर राजधानी है बच्चों छत्तीसगढ़ की। ये बात आप लोगों को यहां से याद रखनी है। क्लियर हुआ? छत्तीसगढ़ की राजधानी। छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था मध्य प्रदेश से अलग होकर। मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य कौन सा बना था? छत्तीसगढ़। और मध्य प्रदेश से राज्य कौन सा अलग हुआ? छत्तीसगढ़। तो एरिया वाइज पहले जो हम काउंट किया करते थे छत्तीसगढ़ के अलग होने से, भारत का सबसे बड़ा एरिया वाइज जो राज्य था वो था मध्य प्रदेश था। लेकिन अभी आज जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि भारत का सबसे बड़ा एरिया वाइज जो राज्य है वो राजस्थान है। राजस्थान से पहले कौन सा था? मध्य प्रदेश था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरी चाइल्ड मैटर पुस्तक किसने लिखी है? ये बहुत स्टार बना लो इस क्वेश्चन पे एक बार आप, इस बुक्स के बारे में। क्यों, मैं अभी बताता हूं। एवरी चाइल्ड मैटर्स ये बुक लिखी है कैलाश सत्यार्थी जी ने। कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये बात ध्यान रखना, कैलाश सत्यार्थी जी को पीस के अंदर नोबेल प्राइज मिला था 2014 में। 2014 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो नोबेल प्राइज दिया जाता है स्वीडन देश के द्वारा। किसके द्वारा? स्वीडन। किसके नाम से प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था अल्फ्रेड नोबेल के नाम से। कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले थे। पढ़ाई लिखाई में क्या कर रखे थे? तो बीटेक कर रखे थे भैया। केमिकल इंजीनियरिंग किया था इन्होंने, अल्फ्रेड नोबेल ने। ये कोई ऐसे नहीं थे गरीब लोग या गरीब फैमिली से, बल्कि इनके फादर की अच्छी खासी फैक्ट्रियां चलती थी उस समय पर। ये बात है लगभग 1867 और 1868 के समथिंग की बात है, जब ये अपना रनिंग ऑन बिजनेस कर रहे थे। ये बात आप ध्यान रखना। ये कहाँ की बात है? स्वीडन की। चलो बात करते हैं आगे। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नोबेल प्राइज पहली बार कब प्रारंभ हुए? तो पहली बार नोबेल प्राइज प्रारंभ हुआ था 1901 में। अब भारत को पहला नोबेल प्राइज कब मिला? तो भारत को पहला नोबेल प्राइज मिला 1923 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी है बच्चों। ठीक है, आओ। जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है? देखो ढंग से पढ़ो। जनसंख्या घनत्व में पॉपुलेशन डेंसिटी का जो विश्लेषण होता है वो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी होती है। ठीक है, जैसे हमने ज्योग्राफी को जब हम पढ़ते हैं तो वो ज्योग्राफी के एरियाज के बारे में जब पढ़ते हैं तो फिजियो ज्योग्राफी कहा जाता है। तो इसको हमने क्या बोला है? फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। बस इतना सा था, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन आया ये तो। निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा नहीं बनाता है? चारों नदियां, इनमें से 3 नदियां बनाती है। सिंधु बनाती है, रावी बनाती है, झेलम बनाती है। कौन सी नदी नहीं बनाती है? ये नहीं बनाती, व्यास नदी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। व्यास भारत में ही इंडस रिवर से मिल जाती है। किस भारतीय राज्य ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है कर्नाटक ने। किसने लगाया है? कर्नाटक ने। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व के अंदर सबसे पहले 16 वर्ष की आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? ये तो मैंने राज्य की बात की, कर्नाटक। देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था। किसने लगाया था बच्चों? ऑस्ट्रेलिया ने ये लगाया था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा।
अंतर्देशीय जलमार्ग नौवहन को सुगम बनाने के लिए भारत के पहले प्रकाश स्तंभ किस नदी के किनारे बनाए गए? तो ये बनाए गए बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाए गए हैं। और मैंने हाल ही में आपको बता रहा था भारत में पहली बात तो ये याद रखो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से? तो ये निकलती है मानसरोवर झील से, और मानसरोवर झील के अंदर भी एक जगह है चेमा युंगडुंग से निकलती है, ये बात ध्यान रखनी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो एंटर जो भारत में करती है अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी से करती है। स्टार बना लेना, यहां से क्वेश्चन आने वाला है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, CISF स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बच्चों ये याद रखना है 10 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में दिवंगत हुए लांस हवलदार KG जॉर्ज किस युद्ध से संबंधित थे? तो इन्होंने जो युद्ध लड़ा था वो 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध लड़ा था बच्चों। 1965 में कौन सा युद्ध लड़ा था? भारत और पाकिस्तान का युद्ध लड़ा था। पूर्व भारतीय ओलंपिक फुटबॉलर सैयद हबीबुल हसन, जिन्हें हामिद के नाम से भी जाना जाता, हाल ही में निधन हो गया। और किस खेल ओलंपिक को उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था भारत की तरफ से? तो उन्होंने किया था 1960 समर ओलंपिक। और 1960 ओलंपिक कहाँ हुए थे? रोम इटली के अंदर हुए थे। कहां पे हुए थे बच्चों? रोम इटली के अंदर हुए थे। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस किया बच्चों। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, और बिब्लियोफाइल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।